Hello everyone, how are you? Let us start paper 6 Gender, School and Society. This is the part 2. Part 1 already uploaded in the previous videos. You can search in playlist seated B.Ed question analysis. So I switch to directly question because I already discussed about marks distribution and what will be discussed in detail in this chapter. So पिछले वीडियो में मैंने 1 to 5 क्वेश्चन का करा दिया था। इस वीडियो में 8, 9 और 13 और 14 को मैं डिस्कस करूंगा। इस तरीके से आपका ये पेपर 6 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग फिनिश हो जाएगा। तो आप ये 5, 2, 3, 4, 5, 7 क्वेश्चन अगर बार बार देख लेते हैं या खुद से भी पढ़ लेते हैं तो आपको पता ही था हमें 4 क्वेश्चन ही लिखना है, तो आपके पास कंटेंट अच्छा खासा मटेरियल हो जाएगा। ओके, तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, और 9 नंबर कहता है राइट अबाउट स्ट्रैंड ऑफ फेमिनिज्म। 13 कहता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की, एंड 14 कहता है आपका हाउ कैन यू से दैट मैन में वर्क फ्रॉम सन टू सन बट वोमेन वर्क इज नेवर डन। मतलब आदमी का जो है ना मॉर्निंग टू इवनिंग ही काम होता है, ऑफिशियल काम है, तो लेकिन वोमेन लोगों को कभी काम समाप्ति नहीं होता। जब से उठते हैं काम में लग जाते हैं, सोने से पहले तक कुछ ना कुछ काम होता ही है। तो आई विल डिस्कस इन डिटेल सेपरेटली क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। या क्वेश्चन नंबर कमिंग टू 8। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी। जेंडर क्या होता है उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो इसमें मैं टाइम को ज़्यादा कोलैप्स नहीं करूँगा, डायरेक्ट इसको देखता हूँ। इक्वलिटी इट डिफाइंड एज द स्टेट और कंडीशन दैट ट्रीट वोमेन एंड मेन द सेम विथ रिगार्ड टू सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल एंड लीगल राइट्स। इक्वलिटी का मतलब होता है कि अगर मेन और वोमेन का जो स्टेटस है ना, किसी भी फील्ड में देखा जाए तो उनको इक्वलिटी इक्वल लीगल राइट मिले। जैसे मान लेते हैं आपका सोशल स्टेटस जो आपका वर्क है कोई इसी तरह का, उसमें भी वोमेन और मेन दोनों को इक्वल वेटेज मिले, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, तो फिर आपका जो भी लीगल राइट है, तो मेन वोमेन में कोई डिफरेंस पैदा ना हो, डिफरेंस क्रिएट ना हो, सबको इक्वल राइट मिले किसी भी फील्ड में। कहता है हिस्टोरिकली अगर इतिहास की बात करें तो मेन हैव इंजॉयड हायर सोशल स्टेटस देन वोमेन इन ऑल सोसाइटी। अगर इतिहास में ऐसा माना देखा जाता था कि आदमी लोग जो है ना, मतलब मेन आदमी जो है औरतों के कंपेयर में ज़्यादा सोशल स्टेटस को लोग इंजॉय करते थे। इंजॉय का मतलब हो गया उनके पास प्रमुखता थी हर चीज़ में, मेन वुमेन नहीं। तो इसी की बात किया गया है कि आपका इक्वलिटी का मतलब हो गया कि जहाँ अनइक्वलिटी थी उसको इक्वलिटी में लाया जाए एक लीगल राइट के माध्यम से, चाहे सोशल स्टेटस हो या पॉलिटिकल स्टेटस हो। पहले के टाइम में पितृसत्तात्मक होता था, महिलाओं का दर्जा उतना नहीं मिलता था, ज़्यादा मिलता था आपको तवज्जा, जो बोलते हैं ना तवज्जा मिलना, दैट इज द मेन। कहता है इन ब्रिटेन के टाइम में फेमिनिस्ट टुवार्ड्स द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी स्टार्टेड द कैंपेन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वोमेन रिगार्डिंग एजुकेशन, है ना, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी एंड राइट टू वोट। ब्रिटेन के टाइम में कहा गया है कि फेमिनिस्ट टुवर्ड द लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी स्टार्टेड द कैंपेन ऑफ इक्वल राइट ऑफ वोमेन रिगार्डिंग एजुकेशन। ब्रिटेन के टाइम में जो है ना फेमिनिज्म के तौर पे इसको देखा गया कि इसके लिए फाइट हुआ, ठीक है ना, कि जब आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन को लेकर या राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर, राइट टू वोट को लेकर वोमेन को भी इक्वल राइट मिले। By the late 20th century, much legislation such as Sex Discrimination Act and Equal Pay Act were made with an intention to promote gender equality in Britain. The equality debates argues that all women need to be treated as being the same as all men despite having difference on the basis of caste, class, religion, ethnic, and other identities. In India, we have certain policies for achieving gender equality in sectors of governance, health, education, employment, property, and law. This include 33% reservation for women in local government, Maternity Benefit Act, Succession Act 2005, Reproductive and Child Health Policy, Domestic Violence Act, Sexual Harassment Act 2030। कहता है दिस पॉलिसी इनिशिएटिव्स and acts are essential for bringing the gender gap in India। ठीक है, जेंडर इक्विटी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द प्लानिंग प्रोसेस फ्रॉम ए जेंडर परस्पेक्टिव
For example, assessing the actual needs of women in their local situation will help to bring gender equity in country or state. Tools such as gender analysis, gender planning, gender responsive budgeting, and gender audit are helpful in bringing gender equity in the planning process itself by assessing the gender needs of both women and men. आगे कहता है दोस्तों कि जेंडर इक्वलिटी इज मोर टू डू with policy initiative at micro level. Let us briefly understand how policies are classified from a gender perspective. कहता है कि जेंडर इक्वलिटी इज मोर टू डू विथ पॉलिसी इनिशिएटिव एट माइक्रो लेवल, मतलब बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे, छोटे लेवल तक भी इसको जो है पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया इस पॉलिसी को, ताकि जेंडर इक्वलिटी जो है मेंटेन हो सके. लेट अस ब्रीफली अंडरस्टैंड हाउ पॉलिसीज आर क्लासिफाइड फ्रॉम ए जेंडर पर्सपेक्टिव. जो पॉलिसीज बनाए गए हैं उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया गया है बिलो. तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिसी इन जेंडर फ्रेमवर्क. तो कहता है नाइला कैबर 1992 हैज गिवन ए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिसी और प्रोजेक्ट्स टू डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट ए प्रोजेक्ट or a policy is able to bring social transformation toward gender equality and women empowerment. The categorization of policy is as follow. पहला कहता है जेंडर ब्लाइंड पॉलिसी, है ना. कहता है दिस पॉलिसी डज नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन द जेंडर. ये जो पॉलिसी है ना, जेंडर ब्लाइंड पॉलिसी, ये पॉलिसी जो है किसी को डिफरेंस पैदा नहीं करता, ओके, जेंडर के लिए. They tend to exclude women and other genders from its framework. For example, Integrated Rural Development Program, National Population Policy and Climate Policy. Next है दोस्तों जेंडर अवेयर पॉलिसी. दिस टाइप ऑफ पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट women are active or passive actors in the development process. Therefore, women's role in the development process is determined by the existing gender relation. In this process, there is a chance that development may lead to reinforcing the gender bias and gender unequal relation. For example, जवाहरलाल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, है ना, जेंडर अवेयर पॉलिसी में दिस टाइप ऑफ पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट वोमेन आर एक्टिव और पैसिव एक्टर्स इन द डेवलपमेंट प्रोसेस. वोमेन जो है ना एक्टिव हैं इस मामले में, जो ये पॉलिसी लाया गया है आपका. देयरफॉर वोमेन रोल इन द डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय द एग्जिस्टिंग जेंडर रिलेशन. In this process, there is a chance that development may lead to reinforcing the gender bias and gender unequal relation. For example, जवाहरलाल अर्बन रिन्यूएबल मिशन. आगे है आपका जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी. This type of policy acknowledges the status of women and gender differences in each society to overcome the bias in development project. It aims at providing the development benefit to both women and men. जेंडर जो न्यूट्रल पॉलिसी है ना, तो इसमें ये कहता है कि दिस टाइप ऑफ पॉलिसी एक्नॉलेज स्टेटस ऑफ वोमेन एंड जेंडर डिफरेंस इन ईच सोसाइटी टू ओवरकम द बायस इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. इट एम्स एट प्रोवाइडिंग द डेवलपमेंट बेनिफिट टू बोथ वोमेन एंड मेन. फॉर एग्जाम्पल, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सर्व शिक्षा अभियान एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट. नेक्स्ट है आपका जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसी. कहता है कि दिस पॉलिसी रिकॉग्नाइज द जेंडर डिफरेंस इन कंटेक्स्ट एंड एम्स एट रिस्पॉन्डिंग टू द प्रैक्टिकल जेंडर नीड्स ऑफ बोथ वुमेन एंड मेन. जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन्स कंपोनेंट प्लान, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एंड 2030, जो जेंडर स्पेसिफिक पॉलिसी बना है, तो उसमें क्या क्या है आपका. पहला कहता है जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वोमेन कंपोनेंट प्लान, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2013. नेक्स्ट है आपका जेंडर रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी. देखो सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता आदमी, क्या पता कुछ बोलो कोई और कुछ समझे, तो इसलिए थ्रोली मैं इसको रीड कर रहा हूँ. ओके, जेंडर रीडिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसी कहता है दिस पॉलिसी फ्रेमवर्क emphasizes transformation of the power imbalance between women and men by addressing the strategic gender needs of both women and men. नेक्स्ट है इट इज चैलेंजिंग द जेंडर पावर रिलेशन इन सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, रिप्रोडक्टिव राइट डिबेट, इम्प्लीमेंटिंग बर्मा. फिर कहता है कमिटी रिपोर्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, राइट टू वोट, राइट टू वर्क, राइट टू हेल्थ. आगे कहता है राइट अबाउट स्ट्रेंड ऑफ फेमिनिज्म, है ना. फेमिनिज्म के बारे में समझते हैं, ये बहुत बड़ा वर्ड है तो छोटा चीज़ लिखा हुआ, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा मीनिंग है इसका.
तो देखते हैं। फेमिनिज्म इज ए सेंट्रल टू ऑल द वोमेन मूवमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। फेमिनिज्म जो है ना, पूरे वर्ल्ड में जितने मूवमेंट हुए हैं थ्रू वोमेन, उसके बारे में बातचीत किया गया फेमिनिज्म। कहता है इन सिंपल टर्म्स देखा जाए तो फेमिनिज्म कैन बी डिफाइंड एज एन आइडिया, आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल, प्रैक्टिस, ऑर्गेनाइजेशन एंड मूवमेंट। द मोमेंट वन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ हरसेल्फ एज ए फेमिनिस्ट, many questions such as what is feminism, what does feminism mean to you, are you feminist, does feminism reflect men issues, immediately surface at the forefront. I कहता therefore reading and understanding feminism is linked more with everyday life situation of individual, and it allow everyone to introspect and interrogate one's own position from a feminist standpoint, विच यू विल बी रीडिंग इन नेक्स्ट सेक्शन, है ना, जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे। कहता है देयर इज नो फिक्स्ड डिफिनीशन ऑफ फेमिनिज्म ड्यू टू इट्स क्रॉस कल्चरल ओरिजिन एंड सिग्निफिकेंस। इसका कोई जो है फिक्स डिफिनीशन नहीं है, फेमिनिज्म का कोई फिक्स डिफिनीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो कल्चरल ओरिजिन है ना, और जो इसका सिग्निफिकेंस है वो क्रॉस करता है कहीं ना कहीं। Feminism has open frontier and so many disciplines come up with their feminist theoretical position. Therefore, how one defines feminism is very crucial in the course on women and gender studies, because all concepts which you have already read in this unit have evolved more feminist consciousness or thought. In the work of Catherine Redfern and Christine Aun, feminism is discussed in the following manner. Feminism is, to me, is about improving the lives of women, bringing about equality for all groups of people, such as lesbian, gay, bisexual, transgender. It is about celebrating differences and showing that one size does not fit all. कहता है having a problem with the treatment you receive because you are woman, है ना। पहला तो ये कहता है कि आप एक वोमेन है, इसको लेकर एक बहुत बड़ा इशू है कि आप अपने आप को एक ट्रीट करते हैं, प्रॉब्लम खुद को मानते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट देयर आर इशू अगेंस्ट फेलो वोमेन that there probably needs to be something done to remedy them. नेक्स्ट आपका कहता है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट विच एम फॉर द इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस। कहता है फेमिनिज्म इज हिस्टोरिकल मूवमेंट विच हैज ब्राउट अबाउट मेनी चेंजेस इन एवरी स्फीयर ऑफ वुमेन्स लाइफ, such as right to vote, right to life, right to work, right to education, and equal pay in the labor market. First phase of feminism had its origin in 19th century. ठीक है, यूरोप gave voice to women and other marginalized groups in the society for which feminist collective action remain alive across time and society. To understand the transition that has taken place within the feminist struggle, the movement can be categorized into three feminist waves. आगे कहता है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म refers to idea of identifying women's movement as an organized collective action. First wave feminism aimed for equal rights for women in the early years of 20th century. This movement can be equated with the suffrage movement and movement for women gaining occupational rights. The full-scale women rights convention first held at Seneca Falls, है ना। वोमेन राइट के लिए जो पूरी प्लानिंग से पहला हुआ था ना आपका कन्वेंशन, वो हुआ था सेकेना फॉल्स, न्यूयॉर्क में है। वो आपका ईयर है दोस्तों 1848। कैन बी एट्रीब्यूटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट मूवमेंट इन अमेरिका। फिर कहता है दोस्तों द टाइटल सेकेंड वेव was coined by Marshall Lear and was marked as the rise of feminist consciousness in the 1960s. It has its root in prevailing culture after the Second World War, when there was an amendment to the idea that women's place is there in the home. Second wave of feminism included two major positions. One aimed to achieve equal opportunity for women and men, and the other strand emphasized the differences between women and men in relation to several types of knowledge and skills.
कहता है द इक्वल अपॉर्चुनिटी स्ट्रैंड इन्वॉल्व सम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स वोमेन एंड एम्फेसाइज दैट वोमेन एंड मेन आर सिमिलर एंड इक्वल। कहता है सेकेंड वेव मेटाफोर रिप्रेजेंटेड द मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर, है ना, दैट कुड एग्जिस्ट इन इंस्टीट्यूशन सच एज कास्ट, क्लास, रेस, एथनिसिटी, economy, education, politics, and so on. It has been critiqued on grounds such as idea was derived and for white women. Its concept cannot be applied to women for developing countries, and the strong criticism came from postmodernism and post-structuralism, which stated that second wave feminism has provided an essentialist and universal account for patriarchy or women oppression. अब देखिए थर्ड वेव फेमिनिज्म अपीयर्ड कहता है कि इन द मिड 18th थ्रू द राइटिंग अबाउट इंटरसेक्शन ऑफ फेमिनिज्म एंड रेसिज्म किंसा 2004 द थर्ड वेव ट्राइड टू अंडरस्टैंड फेमिनिज्म बियॉन्ड द पावर एंड इमेजिनेशन ऑफ द अपर क्लास वाइट वुमेन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, इज इट विजिबल? रुको मैं इसको छोटा करता हूँ, या दिस गुड। हाँ, फेमिनिस्ट ऑफ द थर्ड वेव आर्ग्यू फॉर क्रिएटिंग स्पेस फॉर द वोमेन ऑफ कलर। थर्ड वेव feminist can be identified as a different generation to second wave feminist, and they focused on the individual position and their personal empowerment. They place more emphasis on individual agency and choice. They place importance on theorization of individual position and reclaiming the right and recognition of all rights, all genders. कहता feminism has also been understood from different theoretical positions including radical feminism, cultural feminism, socialist feminism, eco-feminism, global feminism and new feminism. तो यही था आपका फेमिनिज्म के बारे में। एक दो बार वीडियो देखिएगा, आपको की पॉइंट पता चल जाएगा, कुछ कुछ क्लू, बाकी आप अपने तरीके से भी समझिएगा, आपके भी अपने थिंकिंग होंगे इसके बारे में। अब क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैट्रियार्की एंड मैट्रियार्की। अब पैट्रियार्की नो पितृसत्तात्मक एंड मैट्रियार्की कॉल्ड एज मातृसत्तात्मक इन हिंदी। तो अब देखते हैं इसको, पैट्रियार्की क्या होता है। तो पैट्रियार्की इज ए टर्म वेरी कॉमनली यूज्ड बाय फेमिनिस्ट स्कॉलर्स एंड प्रैक्टिस बाय ए क्लियर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन देयर एवरीडे लाइव्स। ठीक है ना, पैट्रियार्की इज ए टर्म वेरी कॉमनली यूज्ड बाय फेमिनिस्ट स्कॉलर्स। जो फेमिनिस्ट स्कॉलर है ना, पैट्रियार्की टर्म को ज़्यादा यूज करते हैं, और उन लोग जो है ना क्लियर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन देयर एवरीडे लाइफ, इसको प्रैक्टिस में भी लाते हैं। बट व्हाट डज पैट्रियार्की रियली मीन? आखिर पैट्रियार्की जो है आपका, उसका रियली मीनिंग क्या है? तो आपका कहता है कि ए पैट्रियार्की फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड पैट्रियार्केज इज ए सोसाइटी वेयर पावर इज हेल्ड बाय एंड पास्ड डाउन थ्रू द एल्डर मेल्स। ठीक है, इतना जो कह रहा है ना तामझाम, उसका एक ही यहाँ कंसेप्ट है, एल्डर मैन और पावर। ठीक है, पावर जो है वो किसके पास है? एल्डर मैन के पास, दैट इज द पैट्रियार्की। बाकी ये सब लाइन बनाना है। Another rather easy to understand definition of patriarchy is given in the Oxford Dictionary. Oxford Dictionary में कोई other definition भी दिया हुआ है जिस you can easily understand, लेकिन यहाँ भी तो इजीली अंडरस्टैंड आ ही गया कि जो एल्डर मैन के पास पावर है डेट इज पैट्रियार्की। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। तो कहता है एज ए सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट इन विच द फादर और द एल्डेस्ट मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड डिसेंट इज रिकॉर्ड थ्रू द मेल लाइन्स। पैट्रियार्की इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी इन विच वी लाइव टूडे, characterized by current and historic unequal power relation between women and men, whereby women are systematically disadvantaged and oppressed. This take place across almost every sphere of life, है ना, in the form of underrepresentation in the workforce, in decision making position and in government institution. Male violence against women is also a key feature of patriarchy. Women in minority groups face multiple oppression in this society, as race, class, and sexuality interest intersect.
with sexism. For example, women's bodies have been at stake in time of war and conflict, wherein such patriarchal oppressive ideologies are practiced such as mass rapes. कहता है आगे कि the concept of patriarchy which has been developed within feminist writing is not a single or simple concept but has a whole variety of different meaning. At the most general level, patriarchy has been used to refer to male domination and to the power relationship by which men dominate women. आगे कहता है दोस्तों मैट्रियार्की कि मैट्रियार्की टू द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी मैट्रियार्की इज ए फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच द मदर और ओल्डेस्ट फीमेल इज द हेड ऑफ द फैमिली। अब देखो मैट्रियार्की वही कहता है कि मैट्रियार्की का मतलब होता है कि आपका समाज में कुछ परिवर्तन आया, तो परिवर्तन क्या आया, जो हेड ऑफ फैमिली थे ना फीमेल में, ओल्डेस्ट फीमेल को पावर दिया गया, ठीक है। एंड डिसेंट एंड रिलेशनशिप आर रिकॉर्ड थ्रू द फीमेल लाइन, गवर्नमेंट और रूल बाय वोमेन और मैन। जैसे ऐसे समझो, पहले क्या होता था कि अगर माँ बाप के एक लड़के, ठीक है, लड़का मान लो 10वां का एग्जाम दिया तो उस पर पिताजी का नाम रहता था, या पहले पिताजी का नाम आता था। लेकिन अब क्या है, माता जी का नाम पहले आ रहा है, पिताजी का नाम बाद में आ रहा है। और मान लो अगर सीक्वेंस फॉलो भी नहीं हो रहा है तो माँ पिताजी दोनों का नाम उसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सोशल चेंज है, बहुत अच्छी बात है, इससे हमारा डेवलपमेंट भी अच्छा खासा होगा। क्योंकि आप किसी के क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी को आप दबा के अच्छा नहीं कर सकते, है ना। किसी में अगर कोई हुनर है तो उसको करने दिया जाए। ओके, मैट्रियार्की फंडामेंटली मीन्स ए सोसाइटी वेयर इन द पावर इज हेल्ड बाय एंड पास्ड ऑन टू द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली at an individual as well as societal level. In a matriarchal society, women primarily hold power, predominant in the realms of employment, in the decision-making process and central over property. Within the academic discipline of cultural anthropology, according to the OED, matriarchy is a culture or community in which such a system prevails, or a family society organization dominated by a woman or women. कहता है देयर आर मेनी स्टडीज दैट शो दैट इवन ए सोसाइटी विथ मैट्रिलिनियस डिसेंट द पावर स्ट्रक्चर इज आइदर एग्लिटरियन और डोमिनेटेड फॉर्मली बाय द फादर और सम अदर मेल फिगर। फॉर ए सोशल सिस्टम टू बी कंसिडर्ड एज ए मैट्रियार्की इट वुड रिक्वायर फॉलोइंग ए कल्चर दैट डिफाइंड ए वोमेन और वोमेन इन ए ऑथोरिटेटिव स्टैंस, है ना, authoritative stance and their dominance being considered essential and legitimate। अब कहता है ब्रॉडली स्पीकिंग पैट्रियार्की, अगर मोटा तौर पे बातचीत किया जाए, अब तो हो रहा था छोटा तौर पे, अब अगर हम लोग मोटा तौर पे बात करें, ब्रॉडली स्पीकिंग पैट्रियार्की एज ए वे ऑफ लाइफ हैज अफेक्टेड मेन एज मच एज इट अफेक्टेड वोमेन, है ना, अक्रॉस द वर्ल्ड, विथ मोस्ट ऑफ द नेशन बीइंग पैट्रियार्कल इन नेचर। बहुत सारे नेशन ऐसे हैं जहाँ पैट्रियार्कल ही चला आ रहा है, चल भी रहा है। मेन आर फोर्स टू बी इन द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, यही कहा गया है कि मेन ही विनर है फैमिली का, जो है वो कह दिया तो कह दिया। वाइल वोमेन आर टू बी ए केयर गिवनर्स, है ना, वोमेन जो है ना घर का रख रखाव के लिए, चूल्हा चौकी के लिए। इशू ऑफ जेंडर्ड रोल्स हैव बीन रिसर्च एंड डिस्कस थ्रू द टाइम्स ऑफ स्कॉलर। अब इस इशूज को जो है ना हमारे जो रिसर्चर हैं, ब्रेन वाश वाले लोग, इसके बारे में सोच विचार किए, देखे समझें कि आखिर कैसे जेंडर इक्वलिटी किया जाए, क्या पावर्स वोमेन को दिया जाए। बिहार में तो 50% आरक्षण है ही इलेक्शन में, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है एज ए वोमेन पर्सपेक्टिव को लेकर, और तो मिलना चाहिए। कहता है जेंडर रोल्स आर टू बी रिवर्स, अगर जेंडर जो सोच आ रहा है कि जो भी है पेट्रियार्की है, जो भी है मेल ही डोमिनेंट है, अगर उसको चेंज किया जाए, रिवर्स किया जाए, इट वुड मीन टू इंटरचेंज देयर ट्रेडिशनल रोल। इससे क्या होगा, जो पुरानी जो रूढ़िवादी जो सोच है ना उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे अभी मान लो बिहार राशन में जो मिलता है उसमें फीमेल का नाम से चलता है, वो जो भी एल्डर फीमेल मेंबर होंगे उनके नाम से राशन इशू होगा, ठीक है। तो
इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है जो रोज लाइफ में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, रिवर्स हो सकता है, इट वुड मीन टू इंटरचेंज दिस ट्रेडिशनल रोल्स मेकिंग मेन द केयर गिवर ऑफ द फैमिली एंड वोमेन द ब्रेड विनर, है ना। जैसे पहले क्या था कि मेन थे आपके ब्रेड विनर, अब फीमेल थे केयर गिवर, अब क्या है इसको चेंज करना चाह रहा है कि मेन को बना दो केयर गिवर, अब मेन जो है घर को रख रखाव करेंगे और हाँ फैमिली का भी रख रखाव करेंगे, और जो वोमेन है वो ब्रेड विनर होंगे, वो अब घर को चलाएंगी, बाहर का काम धंधा देखेंगे, और जो मेन है वो घर का काम धंधा देखेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट arises here is whether this is sufficient to challenge the norms of patriarchy and sufficient to achieve gender equality। तो देखो कोई भी चीज़ चेंज होता है तो उसमें बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता है। पहले क्या होता था कि आपको क्या उसको बोलते हैं, जो पति के मरने के बाद पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था, तो उसका भी विरोध हुआ। तो डेट इज़ द डिफरेंट पार्ट। तो इसी के पर्सपेक्टिव में हम लोग पढ़ाई करेंगे, इधर उधर हम लोग को डिस्टर्ब नहीं होना। Couple whose gender roles have been reversed have to try and balance their intimacy and sense of identity in order to achieve equality, है ना। Workplace culture are still embedded with the traditional gender stereotypes. The character and masculinity of men is often questioned and they are looked down upon when they become the caregiver of their family। आगे कहता है women's role as caregivers is also questioned when they hold position of leadership and are divided between their roles at the workplace and that at the home। कहता है ambitious women at the higher level of leadership in organization are often said to be bad mothers and their maternal instinct are questioned in the modernizing society। The performance of stereotypical roles tend to compromising even if such roles remain natural and innovative because of lack of earning and outside impact। Therefore, gender role reversal is not the solution of address patriarchy, but what is required is liberation from gendered roles and a stereotype to empower men and women to pursue the vocations they like and retain basic values and virtues। ठीक है, तो जो भी था हम लोग पढ़ लिए। अब ये 14 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कहता है पहले भी बताया था कि मैन में वर्क फॉर सन टू सन, मतलब 9 बजे ऑफिस का टाइम है और 5 बजे ऑफिस का टाइम ऑफ होता है, तो उनका दिन का काम खत्म। लेकिन वुमेन का कभी काम खत्म नहीं होता है, खासकर उन वुमेन को जो वर्किंग वुमेन हैं, जो बाहर का भी काम करते हैं और घर में भी करते हैं। तो देखते हैं, कहता है कि मैन में वर्क फ्रॉम सन टू सन बट वुमेन वर्क इज नेवर डन। वुमेन का कभी समाप्ति नहीं होता है काम। हिस्टोरिकली वुमेन हैव ऑलवेज वर्कड एट द वर्क एट होम हैज ऑलवेज बीन इनविजिबल। इतिहास गवाह है कि वुमेन हमेशा शुरू से काम करते आए हैं, लेकिन उनका काम घर का होता है तो वो दिखता नहीं है, इनविजिबल रहता है। As a result of rapid industrialization, work done outside the realm of the family was given more preference। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जो फैमिली मेंबर जो बाहर काम करते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, क्योंकि बाहर काम कर रहे हैं। जो घर में काम कर रहे हैं वो इनविजिबल है, उनका कोई प्रेफरेंस नहीं है, लेकिन जो घर के बाहर काम कर रहे हैं उनको प्रेफरेंस मिल रहा है। Therefore, men work done in home, sorry, therefore work done in the home which we have discussed is done mostly by women। ऐसा हम लोग डिस्कस क्या घरों में देखते भी हैं, जो भी घर का काम होता है वुमेन ही करते हैं। बिकम इनविजिबल एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली वाज ओवरलुक्ड। और जो इनविजिबल होता है इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है फैमिली का, ओवरलुक निगलेक्ट किया जाता है। मेन टू आर विक्टिम ऑफ पैट्रियार्की, वही पैट्रियार्की वाला फंडा है। मेन हमेशा प्रतिशतात्मक उनके हाथ में पावर रहा है, सत्ता को संभाले हुए घर का। A male stereotype such as dominance, aggression, and intelligence has led to more job opportunity and hence has made him the breadwinner of the family। On the other hand, however, working class women के बारे में बातचीत हो रहा है, अच्छा लाइन है ये, कि working class women were often able to sell their domestic skill to earn money and of course when they
came home they continue to perform work at home to take care of their family। पहला तो वो अगर वर्क क्या उसका वर्ड है, वर्किंग क्लास वुमेन, वैसे क्लास वुमेन जो वर्किंग क्लास वुमेन, तो उनको तो मान लो जो ऑफिशियल काम उसको करना है, इससे क्या हुआ कि वो अर्न मनी भी करना है, ऑफ कोर्स जैसे वो घर आते हैं तो वो फिर कंटिन्यू हो जाते हैं परफॉर्म वर्क वुमेन एट होम टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। ठीक है, कहता है ड्यूरिंग ए सेमिनार ए प्रोफेसर वंस शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग होम एंड आस्किंग हिज मदर व्हाट शी हैड डन ऑल डे, टू विच शी वुड ऑलवेज रिप्लाई नथिंग। है ना, ऐसा ऐसा एक सेमिनार लिया गया था, प्रोफेसर जो है ना शेयर्ड किया एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग होम एंड आस्किंग हिज मदर व्हाट शी सेड डे ऑल डे। तो मदर्स पूछा कि आपने दिन भर में क्या किया, तो उन्होंने रिप्लाई दिया, सी वुड ऑलवेज रिप्लाई, वो हमेशा रिप्लाई करते हैं नथिंग, हमने तो कुछ किया ही नहीं। है ना, घर का जो भी काम करने के बावजूद हमने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा लाइन है कि ड्यूरिंग ए सेमिनार, एक सेमिनार ले रहे थे, तो प्रोफेसर वंस शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ कमिंग होम एंड आस्किंग हिज मदर व्हाट शी हैड डन ऑल डे, तो टू विच शी वुड ऑलवेज रिप्लाई नथिंग। ओके, even women who are economically free to get a job and be financially independent are often required to take care of their family as well। वही है वर्किंग क्लास फैमिली, वर्किंग क्लास वुमेन। दिस डबल वर्क और सेकेंड वर्क एट होम एंड वर्क फॉर पे प्लेसेस वुमेन एट डिसएडवांटेज कंपेयर टू मेन। फिर कहता है कि वेरियस स्कॉलर्स हैव एनालाइज्ड एंड डिस्कस्ड द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस डिबिलिटी ऑफ वर्क। Sexual division of labor is considered to be a direct consequence of patriarchy and capitalism. While a number of Marxist feminists would argue that capitalism determined the requirement of women oppression in the market, there has been significant disagreement whether household work contribute to the surplus values or not. Time availability and ideology have also been explanation for household labor in the society। ठीक है, आगे कहता है कि ऑल्दो वोमेन एंड मेन बोथ लीव द हाउस टू अर्न पेड वेजेज, वोमेन कंटिन्यू टू परफॉर्म मोर ऑफ द अनपेड डोमेस्टिक वर्क एट होम। इस लाइन को समझते हैं कि अगर वोमेन और मेन दोनों घर को छोड़ते हैं, बाहर कुछ काम करेंगे तो कुछ पैसे अर्न करेंगे। ठीक है, तो वोमेन कंटिन्यू टू परफॉर्म मोर ऑफ द अनपेड डोमेस्टिक वर्क एट होम। जो वोमेन जो है ना वो परफॉर्मेंस अपने आप को ज़्यादा देते हैं उन वोमेन से जो घर में अपने काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। बस ऐसे समझो कि जो वर्किंग क्लास वोमेन है, एक नॉन वर्किंग क्लास वोमेन है, तो नॉन वर्किंग क्लास जो मतलब हाउस को केवल संभाल रहे हैं, एक वर्किंग क्लास वोमेन मतलब जो हाउस के साथ साथ कुछ अर्न मनी करने के लिए बाहर कुछ काम कर रहे हैं। तो दोनों का अगर इफिशियंसी की बात करें तो जो वर्किंग क्लास वोमेन है वो ज़्यादा इफिशियंट है एज कम्पेयर टू नॉन वर्किंग वोमेन। कहता है दिस इज रिफर टू एज द सेकेंड जॉब वाइल मोर एंड मोर मेन आर कमिंग अप एंड हेल्पिंग देयर स्पाउस विद डोमेस्टिक वर्क एज वेल, एन एग्लिटरियन और एन इक्वल सोसाइटी टू इज एट टू बी अचीव्ड। तो इसको समझना, तो एक मूवी है फैमिली, जो आपका मनोज बाजपेयी, यस, वेब सीरीज है, उनका आप देख सकते हैं, अच्छे समझ में आएगा तिकरमबाजी क्या होता है वर्किंग क्लास फैमिली फीमेल के लिए और नॉन वर्किंग फीमेल के लिए। हाउ टू वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल फैमिली विथ देयर चिल्ड्रन इन वर्किंग फेज। तो टाइम मिले तो देखिएगा उसको। कहता है आगे कि आपका डोमेस्टिक वर्क वेल एज, कहता है नेग्लिटेरियन और एन इक्वल सोसाइटी इज येट टू बी अचीव्ड। फिर कहता है एलाइस एबेल कैंप इन हर आर्टिकल डोमेस्टिक लेबर इन द पैट्रियार्कल फैमिली डिस्क्राइब 4 कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक लेबर, हाउसवर्क, सुपेट वर्क, स्टेटस प्रोडक्शन एंड चाइल्ड केयर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दोस्तों ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था ना वो हमारा फिनिश होता है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ऐसे वीडियो का लेकिन देखो 34 मिनट हो चुका है तो ज़्यादा बात नहीं होगा। तो देखो इतना जो मैंने करीब 3 4 7 7 क्वेश्चन का डिस्कशन हमने किया है इसमें,
आपको 4 क्वेश्चन आएगा। मैं ये नहीं कह सकता कि 4 क्वेश्चन इसी में से आएगा, लेकिन अगर इतना आप कंटेंट कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन जो आएगा ना, अगर इसमें आप कहीं पुट कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। क्यों क्यों बन जाएगा? क्योंकि आपको 20 नंबर आपका शॉर्ट आंसर टाइप होगा। तो 20 नंबर में से अगर आप पेज भर देते हैं 16, 17, 18 पेज जो भी होगा, तो आपको एटलीस्ट 16 नंबर तो आ ही जाएगा। 16। और उधर ऑब्जेक्टिव में मुझे पूरा उम्मीद है आप 20 नंबर ले आएंगे। जहाँ जहाँ आपका सेंटर जैसा भी होगा जुगाड़ आप देख लेंगे। तो आपका कितना आ गया? 6 और 2 एक 3 36 कितने आ गए आउट ऑफ 40। ये बहुत अच्छा नंबर है। इंटरनल में भी आपका 10 में 9 मिलना ही मिलना चाहिए, है ना? तो यही है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो 20 नंबर का बच रहा है ना आपका ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तो इसी बुक में जो हम ना एक्सेलेंट में दिया हुआ है करीब 105 क्वेश्चन के आसपास, तो उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।